अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम बात करेंगे एक सफ़ेद पोश तबका घर किस तरीके से बना सकता है। बढ़ती हुई महंगाई में ख़ास तौर पे गवर्नमेंट की तरफ से लगाए जाने वाले टैक्सेस के बाद इस वक्त घर बनाना कितना मुश्किल हो चुका है बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम आ चुके हैं एक घर पर और ये घर जो है वो कंस्ट्रक्ट हो रहा है और यहाँ पर हम देखेंगे कि बढ़ती हुई इस महंगाई में आवाम जो है वो घर किस तरीके से बना सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस वक्त चीज़ें जो है वो महंगी हो चुकी है। जिसमें हम अगर बात करें सरिया की, तो सरिया बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। उसी के साथ साथ सीमेंट जो है वो महंगी हो चुकी है। अब देखना ये है कि लेबर जो है वो इस वक्त बेचारी जो है वो अपनी कमाई के लिए परेशान है कि वो किस तरीके से कमाए। और हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त जो कमाना है वो एक आम आदमी के लिए नागुज़ीर हो चुका है। तो लेबर से बात करते हैं। मज़दूर तबका जो है ये सुबह से लेकर शाम तक जो है वो अपना पसीना छोंकता है और उसके बाद इसे एक दिन की वो दिहाड़ी मिलती है जिसमें इसका गुजारा भी नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। अच्छा दोस्त, ये बताओ कि इस वक्त मज़दूरी क्या चल रही है? मजदूरी तकरीबन 850 800 850 रुपये में गुजारा हो जाता है? मुश्किल होता है। मुश्किल होता है। तो ये बताओ कि फिर आप लोग फिर कमाते किस तरह हो? क्या जाकर पॉइंट्स पर खड़े हो जाते हो या किसी ठेकेदार के साथ लग कर काम कर रहे हो? ठेकेदार के साथ लग कर काम करें। ठेकेदार के साथ लगकर। और जो लोग ठेकेदार के साथ नहीं लगते उनके साथ क्या होता है? उनके साथ कभी लगती है कभी नहीं लगती। अच्छा, लगती है कभी नहीं लगती। तो मुझे ये बताएं कि ये आपको पता है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से जो है वो 37,000 रुपये उजरत फ़िक्स की गई है, जो तकरीबन डेली की बनती है कोई 1600-1700 रुपये एक मज़दूर की तनख्वाह जो है, दिहाड़ी जो है। तो क्या आप ये नहीं समझते कि आप लोगों को ये आधो-आध कम मिल रही है? आदो से ज़्यादा काम मिल रही है हमें। तो फिर किस तरीके से गुजारा करते हो? अपना घर किस तरह चलाते हो? बस गुजारा हो जाता है, क्या करें, मजबूरी है, करना पड़ता है। शादीशुदा हो? नहीं, बगैर शादी का। अच्छा, और जो शादीशुदा हैं उनकी भी यही तनख्वाह? यही है, एक ही चलती है। एक ही चलती है। तो शादीशुदा लोग फिर किस तरीके से अपना घर चला रहे होते हैं? हम यार अभी इतना मुश्किल हो रहा है घर चलाना, तो वो शादीशुदा वाले कैसे चलाते होंगे। अच्छी बात है जी, एक कवारे बंदे के लिए भी घर चलाना जो वो मुश्किल है। तो मज़ीद भाई से बात करते हैं। भाई ये बताइएगा कि एक दिन में जो कितना काम करना पड़ता है आपको? एक दिन में ये बहुत सारा काम करना पड़ता है। ये बड़ा मेहनत वाला काम है। ये आपके सामने लकड़ वाली सीढ़ी लगी हुई है। ये सीमेंट की बोरी भी ऊपर लेके जानी होती है। इसी लकड़ी वाली सीढ़ी से ही लेकर जाते? लकड़ी वाली सीढ़ी से लेके जाते हैं। तो मुझे ये बताओ, अगर खुदा ना खास्ता गिर जाओ या कोई चोट लग जाए तो फिर उसका क्या होगा? अगर कोई चोट लग जाए, कोई नुकसान हो जाए, इसमें वो कोई भी जिम्मेदार नहीं है, वो भी खुद करना पड़ता है। वो भी खुद करना पड़ता है? नहीं, आपको ना तो ये जो घर बनाने वाले होते हैं या ठेकेदार होते हैं या कंस्ट्रक्टर होते हैं, कोई आपकी हेल्प नहीं करता? नहीं, वो कोई भी नहीं करता। वो हमको खुद को करनी पड़ती है। हम गिर जाएँ, चोट लग जाए, कुछ भी हो जाए, वो खुद करने पड़ते हैं। पट्टी के पैसे, सारा कुछ। और फिर जो छुट्टियां होंगी और जो दिहाड़ी टूटेगी वो भी हमारा ही है। वो भी आपका ही है? वो कुछ नहीं देंगे हमें। वो कहेंगे जब क्या? हम काम पे आएंगे तो वो देंगे, काम पे नहीं आएंगे तो वो नहीं देंगे। अच्छा, काम पे आओगे तो देंगे वरना नहीं? ओके, तो फिर मिलेगी दिहाड़ी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो मुझे ये बताओ कि कितने घंटे काम करते हो? ये सुबह 8 बजे शुरू होते हैं, शाम को 5:30, 5:15, 6 बज जाती है। 5, 5:15, 6 बज जाती है तकरीबन। ये आपके बनते हैं कोई 8-9 घंटे। तो 8-9 घंटे में सिर्फ एक 800 850 रुपये कमाते हैं। हाँ जी, 900 रुपया दिहाड़ी देते हैं बस। ये हालात हैं जी। अच्छा दोस्त, ये बताएं कि मज़दूर हैं मिस्त्री हैं आप? मिस्त्री। मिस्त्री हैं। अच्छा, मिस्त्री साहब ये बताइएगा कि आज के दौर में जो है वो महंगाई की वजह से काम कैसा जा रहा है? महंगाई तो बहुत हो ही पड़ी है। बंदा क्या करे, गरीब बंदा। हर बंदा बस मजबूरी तो काम कर रहा है, पेट के खातिर, और तो कुछ नहीं कर रहा। क्या दिहाड़ी मिलती ये है? हो गई है ना कि बहुत। दिहाड़ी क्या है आप? दिहाड़ी 1200। 1200 रुपये। 1200 रुपये में आपकी पूरा हो जाता? बाओखे सौखे पूरा करते हैं। शादीशुदा हैं? हाँ जी, कितने बच्चे हैं? एक बच्चा है। तो एक बच्चे के अखराजात के साथ मैं तो ये देख रहा हूँ कि पैम्पर जो है वो भी इस वक्त 250-300 रुपये का आता है रोज़ाना का। तो आपका 250-300 रुपये तो एक पैम्पर में तो लग जाते हाँ होंगे। जी, सारा कुछ निकाल 1000 रुपये बचता है। 1000 रुपये फिर खाने पीने में लग जाता है दिन का।
अच्छा ये बताओ कि अब इतने आ रहे हैं, बिल इतने आ रहे हैं कि बहुत। अच्छा मुझे इसके साथ साथ ये बताओ कि हम एक चीज़ ये देख रहे हैं कि इस वक्त प्लाट ख़रीदना बहुत मुश्किल हो चुका है, टैक्सेस लग चुके हैं। सीमेंट की बोरी जो है वो कितने की हो चुकी है? वो 1500 रुपये की हो चुकी है, 1520 की। 1520 की। ये कितने दिनों में हुई है 1520 की? हमने तो जब देखा था 1100 1000 तक की बोरी थी। ये अब भी हुई है, इसी साल में हुई है, पहले कम थी। पहले कितनी थी? पहले ऐसे समझ लो 9 950 थी। 900 से एकदम 1520 की हो गई। अच्छा ये बताइएगा कि सरिये का क्या रेट जा रहा है? सरिये का 200 कुछ रुपये हुए पड़े हैं। यानी कि इस वक्त सरिया भी इतना महंगा हो चुका है। एक अच्छा ये बताइएगा, एक घर के अंदर कितना सरिया लग जाता है? सरिये तो टन के हिसाब से लगता है ना, फिर ऊपर इधर भी नीचे भी जितना साइज बनाओगे उतना ज़्यादा लगेगा। अगर एक 5 मरले का बंदे को घर बनाना हो, एक आम आदमी को, तो मुझे ये आम बताइए। आदमी नहीं बना सकता। आम आदमी आम आदमी नहीं बना? हमारा जैसा नहीं बना सकता। वो खाए या घर बनाए अपने या ले एक जगह। फिर आप लोग अपना घर किस तरीके से बनाते हैं? जैसे कैसे पेड़ को वो पत्थर बांध के फिर बनाते हैं, औखे सौखे करके इधर उधर से मांग के फिर उनको दे देते हैं औखे सौखे करके। यानी कि इतनी महंगाई में आप लोग अपना घर भी नहीं बना सकते। तो क्या समझते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान जो है, जब वो इस तरह के टैक्सेस लगा कर चीज़ों को महंगा करेगी, तो फिर तो आप लोगों की मेरे ख्याल से जो नौकरी है या आप लोग जो दिहाड़ी ढूंढ रहे होते हैं उस पर भी फ़र्क पड़ता होगा। काफ़ी लोग तो फिर बेरोज़गार हो चुके होंगे। हाँ जी, हाँ जी। जिनका रेगुलर ठेकेदार के साथ रब्ता है ना, वो फिर सही रह जाते हैं। जो दिहाड़ी वाले होते हैं वो कभी कभी नहीं लगती, हफ्ते में 2-3 दिन लगते हैं उनके, और नहीं लगते। 2 हफ्ते में 2-3 दिन लगते हैं। लगते हैं और नहीं लग सकते, क्योंकि वो शोधे बैठ बैठ के चले जाते हैं। वो तो रेगुलर बंदे के साथ फिर निज़ाम बनाना पड़ता है, फिर होता है, नहीं तो छुट्टी हो जाती है उन बेचारों की। नहीं जी, ये हालात हैं कि एक आम शख्स जो है वो अपना घर जो है वो भी नहीं बना सकता। ये हालात कर दिए गए हैं पाकिस्तान में कि अगर अब आपने घर बनाना है तो एक सफ़ेद पोश तबके का जो मज़दूर तबका है, जो मेहनत कश तबका है, उसको उधार लेना पड़ेगा, फिर जाकर वो घर का कुछ हिस्सा तैयार कर सकेगा। मज़ीद अभी और भाइयों से बात करेंगे, हमारे मज़दूर भाई जो हैं, रहिए हमारे साथ। जी तो नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक और मज़दूर और मिस्त्री भाई जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। भाई ये बताइएगा कि एक आम शख्स जो है वो किस तरीके से अपना घर बना सकता है? घर कैसे बनाएगा? खाना खाना मुश्किल हो गया है, घर कैसे वो बनाएगा? इतनी महंगाई है भाई, घर कैसे वो बना सकता है? अच्छा ये बताइएगा कि ये महंगाई क्या है, क्या चीज़ें महंगी हुई हैं? गेहूँ महंगा है सबसे पहले, ऊपर से वो चीनी महंगी है। क्या करेंगे हम तो आटा वगैरह बहुत महंगा हो गया है, तेल पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। तो ये बताइएगा कि अब आपकी जो एक दिहाड़ी है मिस्त्री की, वो क्या है? वो हम 1500 ले रहे हैं दिहाड़ी। वो दिहाड़ी हफ्ते का बनता है 8-9 हज़ार, लेकिन वो नहीं पूरी नहीं हो रही हमारी। हफ्ते का 8-9 हज़ार रुपये पूरा नहीं हो रहा। आपको ये पता है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से 37,000 रुपये उजरत जो है वो फ़िक्स की गई थी। मगर हम ये देख रहे हैं कि अगर 8-9 हज़ार रुपये आप कमाते हैं, ये तो 37,000 नहीं बनते। जी, बस वो बिजली के बिल इतने महंगे हैं, पेट्रोल महंगा है, क्या करें हम तो दूर से आते हैं, हम क्या कर सकते हैं? हम इतने नहीं मुश्किल है। अच्छा ये बताइएगा कि एक घर में कितना टन सरिया लगता है? 5 मरले के घर में तकरीबन 3 तो 4 टन तो लग जाएगा कसरिया। 3 से 4 टन। जी, तो अगर 290 रुपये का भी हो तो 3 से 4 टन ये तकरीबन 15-20 लाख रुपए का बनेगा। हाँ जी। अच्छा ये बताइएगा कि सीमेंट कितना इस्तेमाल हो जाता है? कम से कम 5 मरले के घर में तकरीबन 2-250-300 बोरी लग जाएगी। चलें, अच्छा ये बताइएगा कि अगर ईंटों के लगाया जाए हिसाब, तो ईंटों की कितनी ट्रालियाँ एक 5 मरले के घर में लग जाती हैं? 6 ट्राली नीचे लगती हैं, 6 ट्रालियाँ ऊपर लगती हैं। और अगर किसी ने बेसमेंट बनानी हो? वो 3-4 नीचे लग जाएंगी। वो बेसमेंट तो कंक्रीट की बनती है ना, बाहर दीवारें कंक्रीट की बनती हैं और उसके अंदर ईंटें लगाई जाती हैं। जी तो नाज़रीन, आपने बात सुनी कि इस वक्त घर बनाना इंतहाई मुश्किल है, कि एक 5 मरले का घर जो है वो एक आम शख्स जो है वो बनाने से कासिर है।
इस वक्त हम आ चुके हैं उस जगह पर जिसके चीज़ के बगैर जो है वो घर बन ही नहीं सकता, और वो है सरिया। सरिया सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और इसके लिए मेरे साथ बात करने के लिए जो है वो एक्सपर्ट मौजूद हैं, फ़ारूक साहब। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक भाई, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। आप अच्छा फ़ारूक भाई, ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि सरिया जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है एक घर बनाने के। सरिया समझ लें कि जिस छत के नीचे आप रह रहे हैं वो सरिये के ऊपर ही वो छत रुकी हुई है और आपके बच्चे उस छत के नीचे हैं। तो सरिया एक बिल्डिंग के अंदर रीढ़ की हड्डी का हैसियत इख्तियार रखता है। तो ये बताइएगा कि एक आम शख्स आज के दौर में घर कैसे बना सकता है कि जितना महंगा सरिया हो चुका। आप अगर सही बात पूछें तो आम बंदे का इस वक्त घर बनाना बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन फिर भी अगर कुछ लोग कुछ अपनी आबाई जायदाद बेच के कुछ अपने मामलात कुछ यहाँ वहाँ से पकड़ के भी घर बनाएंगे तो सर घर बनाना आज से 3 साल पहले जो घर बनाने की कास्ट थी वो इस वक्त 70 गुना बढ़ चुकी है सिर्फ। मिसाल के तौर पर अगर हम 5 मरले का एक घर ले लेते हैं, क्योंकि एक आम शख्स जो है वो 5 मरले के घर में एक फैमिली जो रह सकती है, तो पहले क्या कॉस्ट आती थी और अब क्या कॉस्ट है? हाँ सर, तकरीबन जो 5 मरले के प्लाट के अलावा अगर हम अपने मटेरियल की बात करें तो पहले 40 लाख रुपए में 35 लाख रुपए में 5 मरले का घर तैयार हो जाया करता था। अब उस घर की कास्ट सर 85 लाख रुपए से 90 लाख रुपए पे पहुंच चुकी हुई है। रेटों के बढ़ने की वजह से ये 85 लाख रुपया भी ये वो कास्ट में सर आपको बता रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके जिसको खुद टाइम दे के जिसको कवर किया जा सकता है, वो तकरीबन 85 लाख रुपए में आप मुनासिब घर बना सकते हैं, अच्छा घर नहीं बना सकते। अच्छा ये बताइएगा कि नक्शा बनाया जाता है, नक्शे के अंदर क्या मामला देखे जाते हैं, किस तरीके से शख्स जो है वो कम से कम खर्चे में अच्छा नक्शा जो है वो तैयार। हाँ सर, देखें आजकल जो ये ट्रेंड है वो होता ये है कि नक्शे के बगैर घर बनाना नामुमकिन है। मैं मशवरा ये दूंगा कि कोई अच्छा लड़का हायर करें जो इंजीनियर है, पढ़ के आया हुआ है, लेटेस्ट है। एक तो उसको एक्सपेरिमेंट हो जाएगा और दूसरा वो घर के ऊपर जो उसका पहला फोकस होगा वो आपको बहुत ज़्यादा पैसे बचा के दे सकता है बनिस्बत उन लोगों के जो आर्किटेक्ट बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े जिन्होंने अपने ऑफिस बनाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ हायर किए हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा कास्ट इफेक्ट करती है सर। ये भी एक आम शहरी के लिए बहुत मुश्किल होता है, नक्शे के बगैर घर बनता नहीं है। मैं तो ये मशवरा दूंगा कि आम इंजीनियर पकड़ें, उसके ऊपर उसके मुनासिब पैसे दें और अपनी साइड के ऊपर हायर करें उसको। हम ये भी देखते हैं कि लोग जो है वो इंटरनेट से भी नक्शे ले लेते हैं। सर देखें आपकी पैमाइश का आपको नहीं पता कि आपकी मेजरमेंट क्या है, आपके प्लाट की मेजरमेंट क्या है, आपका मुल्तान का एनवायरनमेंट क्या है, लाहौर का एनवायरनमेंट। तो मैं इंटरनेट के नक्शे को मैं नहीं प्रेफर करूंगा कि मेरे आपके व्यूअर्स सुनने वाले जो हैं वो इंटरनेट के नक्शे के ऊपर अपना काम शुरू करवाएं। अच्छा, मटेरियल के ऊपर आ जाते हैं। मटेरियल बेहतर कैसे पता चल सकता है एक आम शख्स को? अब जिस तरह एक जो बैंकर है या टीचर है, डॉक्टर है, यानी कि जो जॉब करने वाला बंदा है, अब उसे मटेरियल का आइडिया नहीं होगा कि कौन सा मटेरियल बेस्ट है, तो किस तरीके से एक आम शख्स मटेरियल को जज कर सकता है कि ये मैंने जो परचेज़ कर रहा हूँ मटेरियल ये कैसा? सर सबसे पहले ईंट के ऊपर आ जाते हैं। ईंट का तरीकाकार ये होता है कि अव्वल ईंट हमारे आजकल घरों के अंदर इस्तेमाल की जा रही है अव्वल ईंट का तरीकाकार चेक करने का ये होता है सर, आप 3-4 भट्ठों के ऊपर मैं समझता हूँ कि जो आपका लड़का हायर किया हुआ होगा सुपरवाइज़र या इंजीनियर, वो पहले से स्टडी याफ्ता होता है, उसको हर एक चीज़ का पता होता है। वो आपके सैलरी के ऊपर खड़ा हुआ है, अव्वल ईंट के 3 भट्ठों के ऊपर जाके विजिट करे, अव्वल ईंट कोयले की पकाई वाली इस्तेमाल की जाए तो मेरे हिसाब से ज़्यादा मुनासिब है। इसी तरीके से सीमेंट पे आ जाती हैं 10,000 PSI सीमेंट, और उसकी 53 ग्रेड की अगर उसकी कैपेसिटी है तो सीमेंट मेरे हिसाब से कोई भी लगाया जाए इस रेंज का होना चाहिए। इसी तरीके से सरिया पे आप आए 60 ग्रेड का सरिया, 60,000 PSI का सरिया है, और बिल्ड का माल मेरे हिसाब से परचेज़ किया जाए, ना कि लोकल फैक्ट्रीज़ हैं। छोटा माल भी है तो लोग अपने छोटे जिनके घर हैं वो करते क्या हैं, वो मतलब आम सरिया का रेट 245 रुपये, वो 230 रुपये में जाएंगे। लगड़ भगड़ सरिया है, हल्का सरिया है, वो इस्तेमाल करेंगे तो उनकी वहाँ कास्ट बढ़ जाती है कि उसकी जो है वो स्टैंडर्ड साइज़ के नहीं बने हुए होते। तो मैं मशवरा दूंगा कि 60 ग्रेड के ऊपर आए। उनकी कास्ट बज़ाहिर तो लगेगी कि वो 10 रुपये महंगा ले रहे हैं, लेकिन उनकी कास्ट जो आप एवरेज लगाएंगे तो वो कम जाके पड़ेगी। अच्छा ये बताइएगा कि अब हम आ जाते हैं एलिवेशन के ऊपर। लोगों का सबसे ज़्यादा ख़र्चा जो है वो एलिवेशन के ऊपर होता है, तो एलिवेशन का ख़र्चा कम से कम कैसे बचाया जा सकता है? क्योंकि जितनी खूबसूरत मिस्त्री जो है वो एलिवेशन को सबसे ज़्यादा ध्यान में रख कर जो है वो पैसे खींचने की कोशिश करते हैं, ठेकेदार जो होते हैं, तो इसे किस तरीके से? एलिवेशन का सर देखें, जब ठेकेदार के साथ आप ठेका फाइनल कर लेते हैं उससे पहले आपकी ड्राइंग इंजीनियर बना चुका होता है। उस इंजीनियर ने ही आपकी डिज़ाइन जो है ना फाइनल किया हुआ होता है कि इस तरह का एलिवेशन बनाया जाता है। जब ठेकेदार से आप 4 ठेकेदारों से या 3 ठेकेदारों से प्रपोजलें लेते हैं
तो उन प्रपोजलों के ऊपर आप उनको कहें कि जी ये मेरी एलिवेशन है, इसके एलिवेशन के मुताबिक मुझे काम करके दिखाया जाए। उसमें ये होता है कि ठेकेदार का बहुत ज़्यादा वहाँ इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि इंजीनियर भी उस चीज़ को देख रहा होता है। तो एलिवेशन आपके घर की एक जान होती है सर। आपने कितना पैसा लगाया भाई, ये आपका एलिवेशन ही बताता है कि इस घर के ऊपर पैसा लगा हुआ कितना है। और जितना आजकल एलिवेशन सिंपल है, वैसे बहुत मॉडल डिज़ाइन आए हुए हैं। अच्छा फारूक भाई ये बताइएगा कि हमने एक चीज़ ये नोट की है कि मिस्त्री जो हैं वो बड़ी दो नंबरी कर जाते हैं। अब एक शख्स है जो कि बेचारा नहीं आ सकता, ना वो बंदा खड़ा कर सकता, तो वो क्या दो नंबरियाँ करते हैं ताकि लोगों को पता चले कि वो इस चीज़ों से बच सकते। ये आपने ज़मीर भाई बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा आपको ये बता दूं। सबसे पहले होता क्या है कि आम बंदे को पता नहीं होता कि कौन सा कारीगर, कौन सा ठेकेदार हायर करना है। वो मार्केट से उसको इतनी अवेयरनेस नहीं होती। वो करते हैं सबसे जो सबसे कोटेशन कम देता है ठेकेदार, उसको हायर किया जाता है। उसके बाद वो करता क्या है, सबसे पहले वो ईंट के अंदर फ्रॉड करता है। ईंट की अब मिसाल के तौर पे 5 लाख ईंट लगती है, उसकी ट्रालियाँ बनती हैं 100, वो 2700 की ईंट ट्राली आती है, वो 100-200 रुपये कम करता है, मालिक समझता है ये मेरा बहुत ज़्यादा फ़ायदा कर रहा है ठेकेदार। तो मालिक करता क्या है, वो मालिक तो उधर उसको हर ईंट को तो हर ट्राली को तो गिनती कर नहीं सकता। वो सबसे पहले वो करप्शन करता है सर ईंट के अंदर। ईंट के अंदर वो 3000 की ट्राली है तो वो 2700 मंगवाता है, 2600 मंगवाता है, मालिक को 3000 ही बताया जाता है। पहली करप्शन तो वो ये करता है। इसके बाद होता क्या है, मिसाल के तौर पे सरिया तुलवाने के लिए गया हुआ है, वहाँ से सरिया मालिक नहीं होता, वहाँ से सरिया कम तुलवा के आता है। और सरिया आपको पता है बहुत महंगी आइटम है। इसी तरीके से सीमेंट है। सीमेंट के अंदर आपको नहीं पता कि एक ठेकेदार के आप जिस कॉलोनी में घर या जिस जगह पे घर बना रहे हैं वहाँ उसके कितने काम चल रहे हैं। आप तो सिर्फ आपको ये पता है कि ये पर्ची ये आई हुई है। अब 20 बैग आए हैं, 20 बैग में से 10 वो आपकी साइड पे उतारे, 10 वो दूसरी जगह पे उतारे। जब वो आपसे काम कम रेट पे पकड़ता है, जब आपने उसकी वर्थ चेक नहीं की हुई होती, तो वो ऑलमोस्ट उसने अपने नुकसान को पूरा करने के लिए आपकी करप्शन करेगा। एक बात। दूसरा करता क्या है, वो जो मज़दूर है, एक तो होता है मिस्त्री, एक होता है मज़दूर। जो मज़दूर है, मज़दूर को वो आपकी साइड के ऊपर एज ए हेल्पर लगाएगा, वो उसको दिहाड़ी मज़दूर वाली देगा, लेकिन वो काम उससे मिस्त्री का करा रहा होगा, जिससे आपकी काम की क्वालिटी के अंदर फ़र्क आता है। इसके अलावा जिस जगह से आप ठेकेदार के या कारीगर के कहने पे परचेज़ करेंगे, वह आप ये बात जहन में रख लें कि आपके साथ हाथ होने लगा है। अच्छा ये बताइएगा, एक हमने ये भी चीज़ देखी है कि नक्शा बनवा लिया जाता है, उसके बाद जब नक्शा बनवाने के बाद जब आउटकम आता है तो वो नक्शे से बिल्कुल अलग होता है, और बंदा जो है ओनर जो वो सर पकड़ के बैठा होता है कि यार अब चीज़ बन तो गई है, अब इसका मैं कर तो कुछ भी नहीं सकता। तो उसके लिए क्या एहतियाती तदाबीर इंसान को अख्तियार करनी? हाँ सर, होता पता है क्या है, जब ये लोग काम कर रहे होते हैं तो ये कवर्ड एरिया के, पाकिस्तान में एक रिवाज है कि कवर्ड एरिया फीस स्क्वायर फुट के हिसाब से काम पकड़ा जाता है। अब जब वो एक आर्किटेक्ट ने नक्शा बना के दिया, उसके अंदर उसका कवर्ड एरिया कम है, ये चाहता है कि यहाँ से भी शेड बढ़े, वहाँ से भी शेड बढ़े, सीढ़ी बढ़े, मालिक के पैसे ज़्यादा लगें, लेकिन मेरा कवर्ड एरिया बढ़े। ये अपने चंद हज़ारों रुपए की खातिर जो चीज़ें देख रहे होते हैं, चंद हज़ार की खातिर ये मालिक का बहुत ज़्यादा नुकसान करवा देते हैं। उसके ऊपर मैं आपके व्यूवर्स को राय दूंगा कि वो आर्किटेक्ट के नक्शे के मुताबिक ही चलें। शुक्रिया सर। जी तो नाज़रीन, आपने देखा कि एक आम शख्स जो है वो किस तरीके से बच सकता है, और उसके साथ ठेकेदार, मिस्त्री, मज़दूर जो है वो किस तरीके से हाथ दिखा सकते हैं, जिसके बायस उसकी एक जो बनाई हुई जन्नत है, वो जन्नत जो है वो ख़राब भी हो सकती है, क्योंकि एक ख्वाब जो है वो आप ताबीर करते हैं। नाज़रीन, अब हम आ चुके हैं आर्किटेक्ट के पास, और आर्किटेक्ट का काम जो है वो एक घर को शुरुआत में ही आपको दिखाना होता है कि आपका एक जन्नत है आप बनाने जा रहे हैं, वो किस तरीके से जो है वो बनती है। ये आपके ख्वाबों को जो है ये उस पेज पे उतार के दिखाते हैं कि जिस पेज से आपको ये नज़र आता है कि हाँ ये मेरी जन्नत जो है मैं जिस तरीके की चाहता हूँ ये उस तरीके की बन जाए। मेरे साथ इस वक्त आर्किटेक्ट सैयद फ़ारूक बुखारी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आप लोग ख्वाबों की ताबीर को पूरा करते हैं कि एक शख्स जो है वो ख्वाब सोचता है और उसका एक ख्वाब होता है कि मैं इस तरह का घर चाहता हूँ, उसे आप पेपर के ऊपर और एक स्क्रीन के ऊपर आप उसे डिस्प्ले करके देते हैं। तो सबसे पहले ये बताइएगा कि आर्किटेक्ट का काम क्यों ज़रूरी है घरों के अंदर? सर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर आपकी सर्कुलेशन स्पेसेस अच्छी डिज़ाइन हो जाती हैं। अगर आप ख़ुद बनवाते हैं तो नॉन अवेयरनेस पर्सनस के थ्रू, नॉन ऑथेंटिक पर्सनस के थ्रू आप बनवाते हैं
कि जिनको आइडियाज़ नहीं होते कि क्या चीज़ होनी चाहिए, किस तरह से आपकी डिवीजन होनी चाहिए घर की, स्टेयर लॉबीज़ कहाँ पे आनी चाहिए, बेडरूम से आपका जो है ड्राइंग रूम कितना फासला होना चाहिए, किचन की सर्कुलेशंस क्या होनी चाहिए, आपका वेंटिलेशन प्रोसेस जिसकी वजह से एक घर लिवेबल एनवायरनमेंट नहीं बनता। तो घर एक लिवेबल बनाने के लिए आपको एक आर्किटेक्ट की, एक डिज़ाइनर की बहुत सख्त ज़रूरत होती है, एक अथेंटिक आर्किटेक्ट की। तो ये बताइएगा कि एक आर्किटेक्ट जो है वो हायर उसकी एक तो काम क्या होता है और उसकी सर्विसेज में क्या क्या चीज़ें जो है एक आम शख्स के लिए अवेलेबल होती हैं। सर आर्किटेक्चर के अंदर इस तरह होता है कि आपका जो घर है वो लिवेबल बन जाए, और सर्विसेज इसकी ये होती हैं कि आपका एक्सकवेशन प्लान से लेके जहाँ पे आपकी फाउंडेशन डलती हैं कि वो आपकी किस क्वालिटी की होनी चाहिए, मतलब जिनसे आपकी जो अक्सर घरों में डैम्पनेस हो जाती है जिसको आप कहते हैं सेम, ताकि वो ना हो, उससे लेके आपका टैंक टॉप तक जाके सारा कुछ डिज़ाइन होता है जिसके अंदर आपकी रिक्वायरमेंट्स के थ्रू डिज़ाइन होती है चीज़ें। अगर आप चाहते हैं रूफ टॉप पे हमारी डिज़ाइनिंग हो अच्छी हो, हम अच्छी तरह से लिवेबल एक एनवायरनमेंट में नेचुरल को फ़ील करना चाहते हैं, नेचर को फ़ील करना चाहते हैं, तो वो भी चीज़ डिज़ाइन हो जाती है। आपके जो बेडरूम्स होते हैं वो प्राइवेट होने चाहिए, वो बैक साइड पर होने चाहिए, आपकी बफर जोन क्रिएट होने चाहिए। मतलब इसके अंदर हम ईच एंड एवरीथिंग की सर्विसेज देते हैं। इसके अंदर आपको लेआउट प्लान मिलते हैं जिसके ऊपर आपकी प्लानिंग होती है, उसके बाद इसकी वर्किंग ड्राइंग्स मिलती हैं जिसके ऊपर आपकी प्लम्बिंग ड्राइंग्स, इलेक्ट्रिशियन ड्राइंग्स, एक्सकवेशन ड्राइंग्स, और मतलब कि जो घर के अंदर नीड्स होती हैं वो आपकी पहले डिज़ाइन हो जाती हैं, आपको बाद में परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ईच एंड एवरीथिंग कैलकुलेटेड होती है। घर बनने से पहले ही आपके हाथ में उसका डिज़ाइन भी होता है और उसकी एस्टिमेशन कॉस्ट भी होती है। तो ये बताइएगा कि एक 5 मरला का घर बनाने के लिए एक आम आदमी को जो है वो किन किन बातों का ख्याल करना पड़ेगा और फिर उसकी लागत कितनी? सर आपको 5 मरले के घर बनाने के लिए सबसे पहले तो आपकी प्लेस को लिवेबल होना चाहिए, स्पेशियस होना चाहिए। आप इस तरह के मटेरियल्स ना यूटिलाइज़ करें जो बाद में बहुत हैवी हो जाएं, जो आपको लगे कि आप 2 महीने तो सुकून से रहें, फिर वो आपको जो है ना ओवर लगने लग जाएं, हैवी लगने लग जाएं। आप एक लाइट सा एनवायरनमेंट दें। बेसिकली मॉडर्निज़म कहते ही सिंप्लिसिटी को है। तो आपका अगर छोटा घर है तो घर तो सबके लिए उतना ही होता है जितना होना चाहिए, बड़ा ही है सबके लिए। तो उसको आप मॉडर्न में लेके आएँ, सिंपल करें ताकि वो लिवेबल एनवायरनमेंट बने, बड़ा फील हो, एक स्पेशियस आपकी स्पेसेस डिज़ाइन हो और अच्छा लगे। तो बजट सर इस तरह होता है कि अगर आप एक डिज़ाइनर को चंद लाख रुपीस देते हैं, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, उसके अंदर ये होता है कि वो आपको उससे ज़्यादा पैसे बचा के देता है। मतलब अगर आप उसको डिज़ाइन अच्छी फ़ीस पे कर रहे हैं तो वो आपको 3 to 4 लाख भी बचा के दे सकता है, 10 to 12 लाख भी बचा के दे सकता है मटेरियल्स के अंदर। उसके बाद आपका जो इंटीरियर स्पेसेस हैं, अगर तो आप चाहेंगे डिज़ाइन करवाना तो उसके अंदर बजट ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। तो उसके अंदर ये होता है कि एक डिज़ाइनर को पता होता है कि मार्केट में क्या नए मटेरियल्स चल रहे हैं, वो आपको वही चीज़ यूटिलाइज़ करके देगा जो आपकी लेटेस्ट रहेगी। 5 से 7 साल तक आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसको बजट भी लेस किया जाता है मटेरियल्स के थ्रू। आप एक अच्छी चीज़ बनवा सकते हैं, हम उसका बजट इस तरह लेस करेंगे कि मटेरियल्स के अंदर डिवीजन कर देंगे और कम चीप मटेरियल्स के अंदर चीज़ वही डिज़ाइन करके दे देंगे आपको। अच्छा सर, एक ऐसी बात कि एक जो आर्किटेक्ट है, हम ये देखते हैं कि आर्किटेक्ट जो है वो हमारे जनूबी पंजाब में इतना रुझान नहीं है, मगर हम मिस्त्री के ऊपर ज़्यादा रिलाई कर जाते हैं। अब मिस्त्री से आर्किटेक्ट दोनों में डिफरेंस कितना है और किस वजह से आर्किटेक्ट ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि लोग जो है वो मिस्त्री की बात ज़्यादा मान जाते हैं? सर देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ डिफरेंस इसी तरीके से है कि जो मिस्त्री होते हैं, जो ठेकेदार होते हैं, वो हमेशा आसानी देखते हैं अपनी, कि वो कहेंगे कि सर आप इस तरह करा लें, ये ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जो आर्किटेक्ट होता है वो प्रॉपर हर चीज़ को नोटिस करता है, जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं अच्छे से अच्छा डिज़ाइन करने के लिए, कि आपकी पेमेंट कैसे बचाई जा सके और वो चीज़ अच्छी कैसे और उसका यूटिलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हो सके, उसके यूजेस बढ़ें। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये तो डिफरेंस ना करने वाली चीज़ है। अच्छा, ये बताइएगा कि अब घर जब हमने बनाना है तो घर बनाते हुए हम सबसे पहले एक चीज़ जो हमारे सामने फॉल्ट आती है, एक आपने बात भी की थी, डैम्प्स, यानी कि सेम की। तो एक आम शख्स जो अपना घर बना रहा है, जो बेचारा आर्किटेक्ट
को अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि एक 5 मरले का घर, 2 मरले का, 2.5 मरले का घर जो वो एक बहुत ही सफ़ेद पोश बंदा जो एक अपने हैंड टू माउथ जीने वाला बंदा जो है वो बड़ी मुश्किल से बनाएगा। तो वो अपने आप को सेम से किस तरह बचा सकता है? सर इसके 3 स्टैंडर्ड्स हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इसका ये है कि मार्बल की फुटिंग लगती है सारी की सारी, वो कॉस्टली पड़ती है। तो पाकिस्तान में मोस्टली लोग क्या करते हैं, केमिकल यूज़ करते हैं, बिचुमन। बिचुमन कहलाता है लोकल लैंग्वेज में तारकोल। तो आप तारकोल की कोटिंग करें और उसके बाद आपकी डैम्पनेस जो है वो बहुत हद तक कम हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि आर्किटेक्ट्स की फीसेस के हवाले से बात कर देते हैं। अब एक शख्स जो है वो डिज़ाइन करना चाहता है अपना घर अच्छा, और उसकी फ़ीस जो है वो कितनी चार्ज होती है? सर इसकी फ़ीस जो है वो 100 से लेकर 250 तक पर स्क्वायर फीट चार्ज होती है, जिसके अंदर आपकी सारी ड्राइंग्स आती हैं। 30 to 34 ड्राइंग्स आती हैं, पूरी आपको बुकलेट मिलती है, आपका 3D डिज़ाइन होता है। तो इसके बाद आर्किटेक्ट की ज़िम्मेदारी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे आकर जो है वो ख़त्म होती है? सर इसके अंदर इस तरह होता है कि क्लाइंट्स हमसे सर्विसेज हमारी जो है ना हायर करते हैं। हमारी डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज होती हैं। अगर वो चाहते हैं कि सिर्फ हम डिज़ाइनिंग देते तो हम उनको डिज़ाइनिंग दे देते हैं। उसके अंदर वो अगर विज़िट रखवाना चाहें तो पर विज़िट भी रखवा सकते हैं। उसके अंदर वो सुपरविजन भी हायर कर सकते हैं और उसके अंदर पूरा प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट से एग्जीक्यूट भी करवा सकते हैं। अच्छा, ये विज़िट्स और सुपरविजन में क्या फ़र्क है? सर विज़िट सुपरविजन में फ़र्क है कि जो विज़िट्स हैं आर्किटेक्ट्स, उसके अंदर जो आपकी बजट है उसके अकॉर्डिंग आप आर्किटेक्ट्स के विज़िट्स रखवा लेते हैं। जैसे लेंटर डलते टाइम आर्किटेक्ट का होना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? ऐसा क्या होता है कि आर्किटेक्ट का मौजूद होना ज़रूरी है? क्योंकि ताकि वो देख सके कि अकॉर्डिंग टू हमारे रूम्स लेंटर डल रहा है कि नहीं डल रहा। इस वजह से वो बहुत ज़रूरी है, नीडी है। तो लोग एटलीस्ट 3 विज़िट्स तो आर्किटेक्ट के रखवाते हैं, बाकी वो अपनी मर्ज़ी से रखवा सकते हैं। सुपरविजन में ये फ़र्क है कि पूरा घर आपका अंडर सुपरविजन आर्किटेक्ट के इख्तियार होता है। यानी उस पर आर्किटेक्ट खुद जो है वो खड़ा होता है और पूरा घर की नींव जो है लेकर रूफ टॉप तक वो खुद तैयार करके देता है? जी, वो अपनी अंडर सुपरविजन के अंदर तैयार करवा के देता है। तो उसका क्या रेट होता है? उसका क्या रेट अलहदा होता है? सर उसका जो रेट है वो अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट डिसाइड होता है वो भी पर स्क्वायर फीट ही है। आप अपने घर में सबसे पहले क्रॉस वेंटिलेशन रखें ताकि आपको जब अच्छा मौसम हो तो पंखे चलाने की ज़रूरत ना पड़े, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल बचे। फिर विंडो ज़्यादा होंगी तो जाहिर सी बात है कि आपके दिन टाइम के अंदर, डे टाइम में आपकी लाइट्स नहीं जलेंगी। तो आप इसको अपना नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू जो है अपना कंज्यूम कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल कम कंज्यूम कर सकते हैं। थैंक यू सर। जी, तो नाज़रीन, आपने आर्किटेक्ट्स के हवाले से बात सुनी और किस तरीके से हम जो हैं वो बड़ी आसानी से अपने घर को बेहतरीन डिज़ाइन करवा सकते हैं, मगर वहीं पर हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी मिल सकता है। नाज़रीन, अब हम आ चुके हैं प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के पास और रियल एस्टेट कंसल्टेंट जो हैं उनसे जानेंगे कि क्या इंसान को जो है वो एहतियाती तदाबीर जो है वो इख्तियार करनी चाहिए जब वो कोई प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहा हो। काशी साहब, क्या हाल चाल हैं? ठीक हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी, बिल्कुल। अच्छा काशी साहब, ये बताइएगा कि एक आम शख्स को जब कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करनी हो तो किस तरीके की एहतियाती तदाबीर जो है वो उसे देखनी चाहिए? देखिए, प्रॉपर्टी परचेज़ करने के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है ना, सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ वो तो यही है कि जहाँ पर आप प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं वो इनिशियल चेकअप जो है उसका कि वो अप्रूव्ड सोसाइटी हो। सबसे बड़ी बात जो है, अगर उसकी अप्रूवल प्रॉपर है तो फिर उसमें आपको इन्वेस्टमेंट पार्क करनी चाहिए। अदरवाइज़ आपको उसमें इन्वेस्टमेंट पार्क करते वक्त ख्याल करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो अप्रूवल है। अप्रूवल के लिए डिफरेंट जो आपके महकमे हैं जो उसको रेगुलेट कर रहे होते हैं, आप उनसे बाकायदा जाके चेक कर सकते हैं। उनके ऑनलाइन वेबसाइट से, उनके ऑफिस से आप चेक कर सकते हैं। प्रॉपर अप्रूवल होना ज़रूरी है। अप्रूवल है तो फिर आप उस पर इन्वेस्टमेंट पार्क कर सकते हैं। देखिए, रजिस्ट्री सिस्टम में ना हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हमारे इशूज़ लैंड के ही हुआ करते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर। तो आपको उसको प्रॉपर चेक कर लेना चाहिए। उसका हिस्ट्री चेक की जाती है और जहाँ से आप ले रहे होते हैं उसके ऊपर कितना रिलाई करते हैं। ज़ाहिर उसकी हिस्ट्री अगर क्लियर है, डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं आपको चेक करवाने के लिए, देखने के लिए, आप उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे तो बिल्कुल वहाँ से चेक हो जाएगा। और आपको पहले ये सब चीज़ें क्लियर कर लेनी चाहिए परचेजिंग से पहले। तो परचेजिंग से पहले जब हम ये चीज़ें क्लियर करने जाते हैं, अगर खुदा न खास्ता हमें बता दिया जाता है कि चीज़ ओके है, मगर बाद में उसके दावेदार और भी निकल आते हैं और फिर वो लिटिगेशन हो जाना शुरू हो जाते हैं, तो फिर इसके लिए क्या इंसान को एहतियाती तदाबीर?
देखें, हर चीज़ के लिए ना कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं, एक लेमैन में और एक्सपर्ट में फ़र्क होता है। तो अब जैसे ना आप डॉक्टर्स हैं और इंजीनियर्स हैं, आप किसी एक्सपर्ट से हेल्प लेते हैं ना, तो इसी तरह से जब आप रियल एस्टेट के बारे में कोई परचेजिंग पे जाते हैं, आपके पास जितना भी नॉलेज है, बहरहाल आप एक लेमैन है, उस हवाले से आपको किसी कंसल्टेंट की, किसी एक्सपर्ट की हेल्प ले लेनी चाहिए। अच्छा, ये बताइएगा कि एक शख्स जो है वो अब कॉलोनियाँ जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की कॉलोनियाँ बन चुकी हैं। फ़ाइल सिस्टम कॉलोनी भी है, रजिस्ट्री बेस कॉलोनी भी है। तो बेहतर कौन सी कॉलोनी होती है, रजिस्ट्री बेस कॉलोनी बेहतर है या फ़ाइल? देखिए, बेसिकली इन दोनों चीज़ों में फ़र्क नहीं है, वो ख़ास रजिस्ट्री में भी और फाइल में भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। लेकिन हाँ, हमारे यहाँ फ़ाइल का मिसयूज़ किया जाता है। अगर फ़ाइल का मिसयूज़ ना हो, प्रॉपर अप्रूव्ड सोसाइटी है जो कि फ़ाइल जनरेट कर सकती है। हमारे यहाँ फ़ाइल वो जनरेट कर रहे हैं जिनको फ़ाइल जनरेट करने की अथॉरिटी भी नहीं है, वो फ़ाइल जनरेट कर रहे हैं, तो वो बस एक प्रिंटर लगाया है और फ़ाइल जनरेट हो रही हैं। तो अगर आपके पास प्रॉपर अप्रूवल सोसाइटी है और जिसकी फ़ाइल जनरेट कर सकती है, तो बहुत इसमें फ़र्क नहीं है रजिस्ट्री में और फाइल में। तो भी फ़ाइल पे भी आप रिलाई कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये मिसयूज़ होता है, ये एक लूप होल है, इसको मिसयूज़ किया जाता है फ़ाइल सिस्टम को, इसलिए इसमें एहतियात बरतनी चाहिए। और इसके साथ साथ रजिस्ट्री करवाते हुए कितना ख़र्चा जो है वो एक आम शख्स को बेयर करना पड़ता है? देखें जी, ये आपने एक बड़ा इस वक्त जो करंट हॉट टॉपिक और बड़ा सेंसिटिव टॉपिक को आपने छेड़ा है। इस वक्त सोसाइटी में जो रजिस्ट्री का प्रॉब्लम है, ये बहुत ज़्यादा हमें आ रहा है। रियल एस्टेट के इन्वेस्टर्स बड़े बैकफुट हो गए इसकी वजह से। रियल एस्टेट सेक्टर सारा बड़ा इफेक्ट है इन टैक्सेस की वजह से, रजिस्ट्री के एक्सपेंसेस की वजह से। जो 3% 4% पर रजिस्ट्री हुआ करती थी, आज 10% 12% पर हो रही है। इवन इफ़ बोथ साइड्स आर फाइलर, अगर आप उनमें से कोई एक फाइलर नहीं है या दोनों फाइलर नहीं है, तो ये 16-17% तक भी एक्सपेंस जा रहा है, जो कि आप कंसिडर नहीं, यानी कि एक प्रॉपर्टी का अच्छा खासा वैल्यू ऑफ अमाउंट है जो कि सिर्फ रजिस्ट्री में जा रही है। बट डेफिनेटली इन्वेस्टर तो बैकफुट हो गया। अब इन्वेस्टर अगर वो एक्सपेंस बेयर करता है, तो वो उसका वही मार्जिन है जो उसके अंदर कंपनसेट हो जाता है। इन्वेस्टर बैकफुट हो गया। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं 16% अगर टैक्स है, तो जो बेचने वाला है वो फ़ायदे में रह जाता है या ख़रीदने वाला जो है उसे भी कोई प्रॉफिट होता है? नहीं सर, बेचने ख़रीदने वाले दोनों को टैक्स पड़ता है। इसमें पहले तो जस्ट आपको जो बाय कर रहा होता है, रजिस्ट्री करवा रहा होता है, तो उसको टैक्सेस पे करने होते थे। अब गेन टैक्स पे करना होता है जी। इवन जो सेल कर रहा है, सेलर है, उसको भी टैक्स पे करना पड़ता है। और ये आप हिसाब लगाएं कि अगर 16-17% टैक्स जा पड़ता है फाइलर नॉन फाइलर की सूरत में, इससे भी ऊपर चला जाता है। अगर आप नॉन फाइलर्स के केस को डिस्कस करें, तो आप ये हिसाब लगा लें कि अगर आप एक नॉर्मल प्रॉपर्टी 1 करोड़ की भी है, तो वो आपको 16-18 लाख रुपये तो आपको टैक्स पे करना है, जस्ट आपको ट्रांसफ़र पे। सर, इस तरह तो ये एक आम शख्स की अगर हम बात करते चलें कि 5 मरले का जो प्लॉट ले रहा है वो कम से कम 20-25 लाख रुपए में आएगा, तो उसके लिए वो पहले 3-4 लाख रुपए रजिस्ट्री का रखे फिर? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर वो 5 मरले का प्लॉट अगर 20-25 लाख की वैल्यूशन का है, तो उसको 3-3.5 लाख 4 लाख रुपए आपको टैक्सेस की सूरत में, रजिस्ट्री की सूरत में उसको देना पड़ेगा। तो आप क्या समझते हैं कि ये बेहतर नहीं है कि हुकूमत अपने जो रिसोर्सेज है उन्हें बढ़ा रही है, कि पैसा उनके पास आ रहा है, उसका ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ रहा है, और हुकूमत जो है वो अपनी स्टेबिलिटी की तरफ इसमें जा रही है? नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। अगर गवर्नमेंट को इसके बारे में कंसिडर करना चाहिए, गवर्नमेंट को इसके हवाले कोई रिलीफ देना चाहिए, कोई सब्सिडी, कोई पैकेज, को टैक्सेस को रिवाइज़ करना चाहिए। देखें, रियल एस्टेट सेक्टर खाली सिर्फ ये प्लॉट लेना देना की हद तक नहीं है। रियल एस्टेट सेक्टर से बहुत सारे सेक्टर्स इन्वॉल्व हैं उसके साथ। आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पूरी इसके साथ अटैच है। जब तक ये रियल एस्टेट सेक्टर बूस्ट नहीं होगा, तो उसके साथ आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का मतलब है तकरीबन 27 डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो इसके साथ अटैच हैं। आपके सरिये का, स्टील का, आपके सीमेंट का, आपके ब्रिक्स का, आपके अदर जो मटेरियल्स हैं कंस्ट्रक्शन के, लकड़ी का, एलुमिनियम का, लोहे का, सारे सेक्टर्स इसके साथ अटैच हैं। तकरीबन 27 चीज़ें हैं जो इसके साथ अटैच होती हैं। अगर आप रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट करते हैं, तो ये सब बूस्ट होते हैं, और अगर वो डाउन जाते हैं तो सब डाउन जाते हैं। तो इसका वही आपका कहने का फिर मकसद तो ये हुआ कि ये 27 सेक्टर्स जो हैं, तो ये तो इस वक्त फिर डाउनफॉल का शिकार हो रहे होंगे, ये जितने भी कारोबार करने वाले इनसे मुंसलिक अफराद हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त इफेक्ट हैं, सब बहुत ज़्यादा इफेक्ट हैं इसमें। रियल एस्टेट सेक्टर से जितने लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्ट हैं इस वक्त। आपके कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से, रियल एस्टेट इंडस्ट्री से बहुत इफेक्ट है लोग। अच्छा, ये बताइएगा कि एक रजिस्ट्री करवाते हुए एक शख्स को किन किन चीज़ों की एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि वसीका नवीस जो है वो हिडन चार्जेस भी डाल देते हैं, और एक शख्स को जिसको नहीं पता उसे लूट भी लिया जाता है। तो इसके लिए क्या एहतियाती तदबीर जो है एक आम शख्स एहतियात कर सकता है? देखिए, हमारे यहाँ कल्चर इस तरह का है कि हमें इन पर रिलाई करना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ इस तरह की कोई प्रॉपर ऑफिशियल ऑफिसेज नहीं है। गवर्नमेंट ने ऐसे कोई हमें फैसिलिटेट नहीं किया हुआ कि हम रजिस्ट्री करवाने के लिए कोई ऐसा गवर्नमेंट ऑफिस हो जिससे हम ये चीज़ें हेल्प ले लें और हमें बाकायदा एक स्टैंडर्ड वे पता लग जाए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अगर हुकूमत जो है वो 5 मरला या 10 मरला के ऊपर अगर टैक्सेस को ख़त्म कर दे, तो क्या आप समझते हैं कि एक आम शख्स जो है वो फिर घर बना सकेगा, प्लॉट ख़रीद सकेगा?
देखिए बिल्कुल इस पे हुकूमत को सोचना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि टैक्स ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन एटलीस्ट इसको रिवाइज़ ज़रूर किया जाए। टैक्सेस के जो रेट्स हैं, जो टैक्सेस के रेशो बन चुके हैं इस वक्त, इसको रिवाइज़ ज़रूर करना चाहिए। गवर्नमेंट को कंसिडर ज़रूर करना चाहिए इसको रिवाइज़ करके। जो पहले थे इनिशियली 2% 3% पे अगर आप प्लॉट ट्रांसफ़र करवा लेते हैं, दैट इज़ वेल इनफ। अच्छा, दूसरी बात आपको बताऊँ, एक तो आपकी परसेंटेज अप्लाई हो रही है, दूसरा जो आपके डीसी रेट्स हैं, जो कि इलाके के डीसी रेट हैं जिस पर वो परसेंटेज अप्लाई हो रही है, वो एक्चुअल मार्केट रेट से भी ज़्यादा है इस वक्त। हालांकि पहले ये हुआ करता था कि मार्केट में शायद रेट ज़्यादा था, डीसी रेट कम थे। अब मार्केट में प्लॉट एक्चुअली उतने का नहीं है जितने आपके डीसी रेट हैं। डीसी रेट भी ज़्यादा, फिर उसके ऊपर वो परसेंटेज की भी जो रेशोज़ है वो भी बढ़ गई, तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ गया ट्रांसफ़र चार्जेस में। अच्छा, ये बताइएगा कि जब डीसी रेट जो बढ़ रहा है तो उससे जाहिर सी बात है कि एक प्रॉपर्टी के ऊपर डाउनफॉल भी है, तो प्लॉट्स भी जाहिर सी बात है कि कम बिक रहे होंगे। तो क्या समझते हैं कि इससे फिर जो इनके प्रॉफिट है गवर्नमेंट का वो भी कम नहीं हो रहा? बिल्कुल, देखें ये बड़ी टेक्निकल बात है समझने वाली। अगर इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन किया जाए ना, ये बात बिल्कुल ठीक है कि टैक्सेस बढ़ा दिए गए, नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस बहुत कम हो गई। जो अब अगर हम लोग अगर एक ऑफिस यहाँ मार्केट में बैठा हुआ, एक ऑफिस महीने में 20 प्लॉट ट्रेड करता था, 20 प्लॉट की रजिस्ट्री करवाता था, ट्रांसफ़र करवाता था, तो अब वो 2 पर आ गया है। तो देखा जाए तो एट द एंड गवर्नमेंट का भी इसमें कोई खास फ़ायदा नहीं हुआ रेट्स बढ़ाने में, डीसी रेट बढ़ाने में। नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन बहुत रिड्यूस हो गई। यही अगर आप थोड़ी सी रिलैक्सेशन दें, टैक्स रेट कम करें, नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन बढ़ जाएंगे और ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा कर सकेंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा इसके साथ कि जब इंसान प्रॉपर्टी परचेज़ करने जा रहा होता है तो हम ये भी देख रहे होते हैं कि जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं वो भी एक आम इंसान के साथ हाथ कर जाते हैं। तो एक शख्स जो कि जिसे अभी प्रॉपर्टी अपना घर जाहिर सी बात है उसने बनाना है, और घर जो है वो बड़ी मेहनत से तैयार करता है बंदा, और हमेशा के लिए तैयार करता है, तो वो फिर इस लोगों से किस तरीके से बच सकता है, किस तरीके से पता चल सकता है कि ये प्रॉपर्टी डीलर जो है ये अथेंटिक है? ठीक है, वैसे तो आजकल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, बहुत कम चांसेस इस चीज़ के कि लोग किसी के साथ फ्रॉड करें, हाथ करें। लेकिन इवन आप ठीक कह रहे हैं, हो जाता है हाथ, तो इसके लिए अच्छे घर का इंतखाब करना चाहिए, अच्छे डीलर्स का, अच्छे कंसल्टेंट का, अच्छे सर्विस प्रोवाइडर का। कंस्ट्रक्शन के हवाले से आप जो सर्विसेज ले रहे हैं, अच्छी चीज़ों का आप इंतखाब करेंगे तो इन चीज़ों से बचा जा सकता है। बहरहाल लूप होल्स आर एवरीवेयर। जी, तो नाज़रीन आपने बात सुनी, और काशी साहब यही बता रहे थे कि अभी जो है वो इस वक्त डाउनफॉल इस तरह जा चुका है कि हुकूमत की अपनी पॉलिसीज़ के बायस जो है वो इंतहाई मुश्किल है एक शख्स के लिए कि वो घर बना सके। ख़ास तौर पे प्लॉट ख़रीदना ही इस वक्त इतना मुश्किल हो चुका है कि हुकूमत के डीसी रेट्स जो हैं वो एक्चुअल ग्राउंड रेट से बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जिसके बाद प्रॉपर्टी की सेल जो है वो इस वक्त बिल्कुल रुक चुकी है। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।